हेलो दोस्तों, मैं MM साहिल राव IAS देहरादून आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा पहला अध्याय चल रहा था राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीय आय में किन क्षेत्रों का योगदान था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था के मापन के लिए दो प्रमुख अवधारणाएं प्रतिपादित की। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम GDP भी कहते हैं। दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम GNP भी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ये राष्ट्रीय आय के मापन की दो सबसे प्रमुख अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो इन दोनों अवधारणाओं पर ही क्या है, आधारित है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुखतः आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। आर्थिक गतिविधियों की गणना में राष्ट्रीय आय का प्रमुख योगदान होता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि भारत के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उनमें राष्ट्रीय आय का प्रमुख योगदान है। इन आर्थिक गतिविधियों को तीन प्रकार से मापा जा सकता है। जैसा अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, यानी कि भारतीय परिवेश के अंतर्गत जितना भी समस्त उत्पादन होता है, उसकी माप की जाती है। दूसरी ओर उत्पादनकर्ता को कुल अर्जित आय, यानी कि इससे उत्पादनकर्ता को कितनी आय प्राप्त होती है, इसका मापन भी किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया गया कुल व्यय, यानी कि कंज्यूमर के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना धन व्यय किया गया है, इस सब का माप किया जाता है। इन तीन कारकों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीय आय की सबसे एक प्रमुख अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम GDP भी कहते हैं। GDP क्या है? यह राष्ट्रीय आय के मापन का सबसे प्रमुख आधार है। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत भारतीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर भारतीय एवं विदेशी वस्तुओं के द्वारा जितनी भी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उनके अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। मौद्रिक मूल्य किसी भी वस्तु का अंकित अर्थात आर्थिक मूल्य भी कहलाता है। GDP इस प्रकार सभी उत्पादन की माप करता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि भारत के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है, उनकी माप GDP के माध्यम से की जाती है। GDP इस प्रकार एक मौद्रिक माप की इकाई है। जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती है, लोगों का भौतिक कल्याण और सुख सुविधाओं में विकसित होती है।
जैसा अभी आप ही ने देखा होगा कि भारत के अंतर्गत आधुनिक समय में कोरोना संकट काल चल रहा है, जिसके कारण भारत की जीडीपी का अनुमान 2% से नीचे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि भारत की जीडीपी इतनी नीचे जाती है तो भारत के अंतर्गत गरीबी और सुख सुविधाओं का अभाव जो है बहुत व्यापक पैमाने पर देखने को मिलेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार से नकारात्मक माना जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जीडीपी विकसित होती है वैसे वैसे सुख सुविधाओं, लोगों का विकास तीव्र गति से होता है। जीडीपी में एक प्रकार से वार्षिक प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वही वृद्धि दर जीडीपी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी मापने की 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसमें एक है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा है विश्व बैंक। दोनों ही वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जीडीपी के आधार पर विश्व के जितने भी देश हैं उन सब का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसके उपरांत दूसरी प्रमुख और व्यापक अवधारणा है हमारा सकल घरेलू उत्पादन के बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीडीपी के बाद दूसरी व्यापक अवधारणा और सबसे प्रमुख अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। यह किसी भी देश की वास्तविकता को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत केवल भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत भारत में जो विदेशी कार्यरत हैं उनकी शुद्ध अर्जित आय को घटाया जाता है और विदेशों में जो भारतीय कार्यरत हैं उनकी अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। अर्थात इस प्रकार राष्ट्रीय आय के मापन के लिए जितनी भी प्रकार की अवधारणाएं हैं जीएनपी उनमें सबसे व्यापक अवधारणा मानी जाती है। आईएमएफ दुनिया के देशों की इसी जीएनपी से रैंकिंग भी तय करता है। सरल और आसान भाषा में जीएनपी को निम्नांकित फार्मूले के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। जीएनपी क्या है कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत केवल भारतीयों द्वारा जो वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य का योग जीएनपी कहलाता है। जीएनपी भारत के अंतर्गत जीडीपी से भी व्यापक मापन और विश्लेषण का माध्यम है। जीडीपी जबकि भारतीय एवं विदेशियों के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य होता है, जैसा कि अभी हमने जीडीपी की परिभाषा में देखा था। इस जीडीपी में से यदि भारत में कार्यरत विदेशियों की आय को माइनस कर दिया जाता है और विदेशों में कार्यरत भारतीयों की आय को प्लस कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है इसका हमें ज्ञात हो जाता है। इससे अगली अवधारणा हमारी आ जाती है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद के बाद जैसे देखिए क्या था कि इससे अगला हमारा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी। ये राष्ट्रीय आय के मापन की तीसरी प्रमुख अवधारणा है। एनएनपी हमारा एक प्रकार से जो है किसी भी देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करने का माध्यम है। जीडीपी के समान एनएनपी भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की वास्तविक और शुद्ध आय के मापन का एक तरीका है, जिसमें पूंजीगत एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी घिसावट मूल्य हास को माइनस कर दिया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि पूंजीगत मूल्यों वस्तु के एवं सेवा के पूंजीगत मूल्य को जो है उत्पाद
मूल्य में से कम कर दिया जाता है, जैसे मरम्मत खर्च, टैक्स खर्च, बीमा आदि को घटाने के बाद जो भी शेष बचता है एनएनपी कहलाता है। एनएनपी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को मापन का सबसे प्रमुख माध्यम और तरीका माना जाता है। चौथी अवधारणा है हमारी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि किसी भी देश के नागरिक की व्यक्तिगत आय को प्रदर्शित करती है। व्यक्तिगत आय क्या है कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय में को यदि कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, क्या है कि प्रति व्यक्ति आय या व्यक्तिगत आय क्या है कि यदि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो भाग देने के उपरांत जो शेष बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना दो आधार वर्षों के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना चालू वर्ष और स्थिर वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है। चालू वर्ष राष्ट्रीय आय की अनुमानित को प्रदर्शित करता है, जबकि स्थिर वर्ष वास्तविक आय को प्रदर्शित करता है। चालू वर्ष यानी कि अनुमानित वर्ष जैसे 2020-21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति या भारत की राष्ट्रीय आय कितनी होगी इसका। स्थिर वर्ष यानी कि वास्तविक आय क्या है कि इसको प्रदर्शित करता है। यदि हम इन आधार वर्षों के आधार पर आकलन करते हैं तो भारत के अंतर्गत निम्नांकित ऐसे राज्य हैं जिनकी सर्वाधिक राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय दिखाई देती है। जैसे गोवा भारत के अंतर्गत पहला ऐसे राज्य है जिसकी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भारत के अंतर्गत है। उसके उपरांत दिल्ली का स्थान आता है, उसके उपरांत चंडीगढ़ का स्थान आता है, उसके उपरांत सिक्किम का स्थान आता है। यानी कि भारत के ये चार ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत के अंतर्गत सर्वाधिक है। अधिकांशतः सवाल यहीं से पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका आरोही क्रम में बताइए कि कम और ज्यादा है। दूसरी ओर जहां प्रति व्यक्ति आय उच्च वाले राज्य हैं तो भारत के अंतर्गत न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य बिहार यानी कि ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, उसके उपरांत झारखंड का स्थान आता है। अर्थात भारत के अंतर्गत जो है न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का क्रमशः स्थान आता है। इसी क्रम में यदि हम उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय भी देखें तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आधार पर 1,73,820 रुपए अनुमानित की गई। उसके उपरांत चौथी अवधारणा आ जाती है हरित राष्ट्रीय आय। हरित राष्ट्रीय आय वर्तमान देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय तंत्रों के अनुकूल मापी जाए। इसके लिए विश्व बैंक के द्वारा ग्रीन जीडीपी या हरित राष्ट्रीय आय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। हरित राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू जीडीपी माइनस पर्यावरण मूल्यह्रास। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो समस्त वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में से यदि देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मूल्य को जो कम कर दिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, हमारा ग्रीन जीडीपी। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जीडीपी में से यदि पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्य से जो हानि हुई है उसको माइनस कर दिया जाए तो वो हरित राष्ट्रीय आय के रूप में जाने जाता है। चौथी हमारी एक अवधारणा आती है हिंदू वृद्धि दर, जिसे समाजवादी वृद्धि दर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू वृद्धि दर या समाजवादी वृद्धि दर अधिकांशतः इसके प्रतिपादक कौन है?
या ये किससे संबंधित है, प्री मेंस दोनों में ही इसे अधिकांशतः पूछा जाता है। हिंदू वृद्धि दर क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित एक अवधारणा है। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण है। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतर्गत 3 दशकों तक, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की वास्तविक वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर 3 दशकों के दौरान 3.55% की दर से बढ़ी, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया गया। यानी कि जिस दर से भारत की लगभग 3 दशकों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर हुई, उसी प्रकार से भारत की अंतर्गत 3 दशकों तक राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वृद्धि हुई, जिसे हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया। तो दूसरी ओर प्रोफेसर अरुण शास्त्री के द्वारा इसे समाजवादी वृद्धि दर का नाम दिया गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय आय के मापन की एक नवीन और नई अवधारणा विकसित हुई है, जिसे राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक किया गया। राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रतिपादन भूटान के प्रधानमंत्री जिग्मे सिग्मे वांगचुक को माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत या विश्व के अन्य देशों के अंतर्गत जीडीपी का मापन उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर किया जाता है, लेकिन जिग्मे सिग्मे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए विश्व के जिन्होंने जीडीपी के स्थान पर राष्ट्रीय आय के मापन के लिए राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रतिपादन किया। इस राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के मापन के लिए उन्होंने कुछ आधार विकसित किए, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, संस्कृति, पारिस्थितिकी तंत्र और सुशासन, जिनके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद। ये हमारे राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं थी। इसी क्रम में अगला टॉपिक अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित कौन सी विधियां अर्थात मेथड है।